Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 47 of grade 9 physics on date 17/5/2020. Student homework अपने साथ नोट करें. Learn speed and its types. कि स्पीड और इसकी जो अक़साम हैं वो लर्न करें. टाइप्स में क्या आता है? यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो होमवर्क क्या है कि लर्न स्पीड एंड इट्स टाइप्स. अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपको लेक्चर नंबर 46 याद है तो लेक्चर नंबर 46 में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन हम किसे कहते हैं. वो इक्वेशन जिसके तहत हम वो टर्म जो मोशन के साथ एसोसिएट हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं. ये इक्वेशन हमारे साथ हमेशा फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी यूज़ होगा मीन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन. मीन कि ये इक्वेशन हमारे साथ किसी भी ऐसी लम्हे पर यूज़ नहीं हुआ जहाँ पे हमारे साथ चेंज इन एक्सेलरेशन आता है. इसमें हमारे साथ टर्म्स जो इन्वॉल्व होंगी वो डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम होंगी. इसमें हम स्लोप लेते हैं, जैसा कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि वर्टिकल साइड पे हमारे साथ इसमें वेलोसिटी होता है, हॉरिजॉन्टल साइड पे टाइम होता है, और उसी ही के स्लोप के तहत से हमने ये जो एक रिलेशन भी डिराइव किया था कि CB इज इक्वल टू AT, जो बाद में हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे, जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे भी हमने इसको यूज़ किया था. फिर इसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिस्कस किया था कि इस ग्राफ में हमारे साथ वर्टिकल साइड पे वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल साइड पे टाइम है. एट पॉइंट ए पे हमारे साथ ये भी इनिशियल वेलोसिटी है, और जो ओरिजिन से लेकर उसके जो फाइनल पॉइंट बी तक है तो वहाँ तक हमारे साथ ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है. यहाँ पे जो लाइन ए बी था ये एक्सेलरेशन जाहिर करता था, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ वेलोसिटी है और यहाँ पे टाइम है. तो जब वेलोसिटी में चेन डिवाइड बाय टाइम हम डिवाइड करते हैं तो इस तरह इससे हमारे साथ एक्सेलरेशन हासिल होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का हमें पता है कि A इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी. इसके बाद हमने इसी ही इक्वेशन के तहत जिसमें हमारे साथ ये एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बनता है, तो उन्हीं के तहत फिर हमने इसी इक्वेशन डिराइव करने हैं. इस फर्स्ट इक्वेशन तो हमने सिंपली इससे डिराइव किया था कि ये BC, ये हमारे साथ जो टोटल BD लेंथ है ना, ये BD जिसको हम ये भी F का नाम दिया था, तो ये BD हमारे साथ बराबर है सम ऑफ BC प्लस CD. और तो CD की जगह हमने BI पुट किया और BC की जगह हमने AT पुट किया और टोटल BD की जगह हमने VF को पुट किया. तो इस तरह इससे हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इक्वल टू VI प्लस AT बन गया था. तो फिर इसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया था जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम आपस में रिलेट करते हैं. तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का ऑफ मोशन का नाम दिया था, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म था वो हमारे साथ बराबर था VF इज इक्वल टू VI प्लस AT. मीन की VF फाइनल वेलोसिटी, VI इनिशियल वेलोसिटी और A जो है एक्सेलरेशन है, T टाइम है. ये था थोड़ा सा डिस्कशन एंड रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 46. आज हम लेक्चर नंबर 47 पे बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे. तो वो इक्वेशन जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट करते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं. वो इक्वेशन जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट करते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट डिस्प्लेसमेंट इज
with initial velocity vi and acceleration a in time t, जिसमें हम क्या करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल वेलोसिटी vi और एक्सेलरेशन इन टाइम t जो है, एक्सेलरेशन और टाइम हमारे साथ प्रोडक्ट फॉर्म में इसमें आते हैं, तो इसलिए एक्सेलरेशन इन टाइम t हम लिखते हैं, आपस में रिलेट करते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा, हमें पता है, अगर इससे पहले आपको याद है कि हमने जो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था कि वो हमें दो चीज़ें देते थे, एक तो एक्सेलरेशन देता था, दूसरा जो था कि इस एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ जो आता था वो हमें डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो था वो देता था कि इस ऑब्जेक्ट ने इस एरिया के अंदर जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, तो वो क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस भी हमें देता था। तो अगर आपको याद हो, हमने ये डिस्कस किया था कि हम स्पीड टाइम ग्राफ को दो ही मकसद के लिए यूज़ करेंगे, एक फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दूसरा फॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो उन्हीं दूसरे मकसद को हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, और उसी ही दूसरी पर्पस जो है कि यहाँ पे हम चूंकि वेलोसिटी टाइम कर्व स्टडी करेंगे कि एक साइड पे हमारे साथ वेलोसिटी होगी, दूसरे साइड पे टाइम होगी, तो उन्हीं वेलोसिटी टाइम कर्व से हम उसी ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। सो एज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी अंडर एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, एज शोन इन फिगर 2.13। अगर आपको 2.13 वाला फिगर याद है, जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया था, Therefore the displacement s of the object is, इसलिए हमारे साथ जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर की तरफ आप देखिए कि ये हमारे साथ फिगर है, इसमें वर्टिकल साइड पे मेरे साथ वेलोसिटी है जो मीटर पर सेकंड के साथ वेराई हो रहा है, मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी का यूनिट है। हॉरिजॉन्टल साइड पे मेरे साथ टाइम है, क्योंकि टाइम तो कंटिन्यूसली चल रहा है। तो जब फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट कर लेता है वी इनिशियल वेलोसिटी के साथ और वो आगे इस तरह बढ़ता है, तो उसी ही के साथ साथ ये टाइम भी गुजर जाता है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट लेती है कि ऑब्जेक्ट ने यहाँ से स्टार्ट लिया था और यहाँ पे बी पॉइंट तक पहुँच गया है इसी तक, तो इस बी पॉइंट को हमने एलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस पॉइंट यहाँ पे शू किया है, और उसी के साथ साथ टाइम जो गुजरता था तो उसको हमने हॉरिजॉन्टल साइड पे यहाँ तक मेंशन किया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मेरे साथ वर्टिकल एक्सिस पे कितना चेंज आया है, मीन यहाँ से कि इस ऑब्जेक्ट ने ए पोजीशन से स्टार्ट लिया था और ई पोजीशन पे आया है, तो उस ए और ई के दरमियान वो चेंज हम लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। चेंज जो ए पॉइंट पे हमारे साथ टाइम स्टार्ट हुआ और सी पॉइंट पर हमारे साथ जो टाइम था उसी ही टाइम पे हम इसको डिवाइड करेंगे, तो उससे हमें ये स्लोप हासिल हो जाएगी, क्योंकि स्लोप का तो हमें पता है कि द चेंज इन वर्टिकल एक्सिस आर द डिफरेंस इन वर्टिकल एक्सिस पॉइंट डिवाइड बाय द डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पॉइंट। तो चूंकि ये मेरे साथ वर्टिकल एक्सिस पॉइंट है, इस पे मेरे साथ वेलोसिटी है, तो जब वेलोसिटी को मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो मेरे साथ टाइम है इस पे डिवाइड करता हूँ तो उससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो इसलिए इस ए बी लाइन सेगमेंट को मैंने ए एक्सेलरेशन पे जाहिर किया है। तो चूंकि इस हमें पता है कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो हमें इसका जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है। अच्छा, तो यहाँ पे इस ए बी लाइन सेगमेंट को हमने एक्सेलरेशन ऐसे जाहिर किया है और ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जाहिर करता है। बी सी को हमने प्रूव किया था कि वो हमारे साथ ए टी के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई जो टाइम टी है, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस मेरे साथ ये है, हॉरिजॉन्टल ये है, तो बी सी डिवाइड बाई टी स्लोप बन जाएगा। क्योंकि बी सी साइड पे मेरे साथ वेलोसिटी है और टी टाइम है, तो इसलिए बी ए इज इक्वल टू बी सी बाई टी हो जाएगी। और जब हम दोनों साइड पे
इस टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह बी सी इज इक्वल टू ए टी बन जाएगी। तो इस तरह ये बी सी हमारे साथ ए टी के बराबर है। अगर आप इससे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इस पे मैंने ये डिस्कशन किया था कि किस तरह हमारे साथ बी सी इज इक्वल टू ए टी आता है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे साथ ये ओ ए जो लाइन सेगमेंट है इसको मैंने भी इनिशियल से जाहिर किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ओ ए हमारे साथ बराबर है सी डी के, तो क्योंकि यहाँ पे हम मेरे साथ रेक्टेंगल बनता है और रेक्टेंगल हमारे साथ वो शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है जिसमें आमने सामने जो दो साइड्स आते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसलिए ओ ए हमारे साथ बराबर है सी डी की। तो ओ ए को मैंने भी इनिशियल का नाम दिया है, तो इस तरह सी डी भी हमारे साथ भी इनिशियल के बराबर हो जाएगी। ए सी जो लाइन सेगमेंट है ये वाला, ये मेरे साथ टाइम टी के बराबर है, टी से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ए बी लाइन सेगमेंट एक्सेलरेशन के बराबर है और बी सी मेरे साथ ए टी के बराबर है। अब अगर आप सुन यहाँ पे इस फिगर में जो सारा एरिया आता है इसकी तरफ आप देखें तो इसमें मेरे साथ दो ज्योमेट्रिकल शेप बनते हैं। एक ये मेरे साथ एक ट्रायंगल बनता है, ये ए बी सी, ये एक मेरे साथ ट्रायंगल बनता है। दूसरा जो है मेरे साथ रेक्टेंगल बनता है ओ ए सी डी। तो अगर आप देखिए जो टोटल एरिया है इस फिगर का वो मेरे साथ बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। अगर मैं इस ट्रायंगल और इस रेक्टेंगल का एरिया सम करूं, ये जो टोटल फिगर है, तो इस तरह इस टोटल फिगर का एरिया मुझे मालूम हो जाएगा। और हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें देता है। तो इस तरह अब मैं क्या करूं कि जब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसको हासिल करना चाहता हूँ तो इन दोनों के जो एरियाज है मीन ट्राइंगल और रेक्टेंगल का वो मैं प्लस करूंगा और इस तरह ये ऑब्जेक्ट जो है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं कवर करेगा तो उसका हमें पता चल जाएगा। तो हमारे साथ अब यहाँ पे देखिएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ये जो रेक्टेंगल है ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ये जो सारा फिगर है ना ओ ए बी डी, इसका जो टोटल एरिया है वो मेरे साथ बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो इसलिए मैंने इस टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी की जगह मैंने इन दोनों के एरिया का सम लगा लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कि वो हमारे साथ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ के बराबर, तो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। सही है, मेरे साथ विड्थ है और ये इसका लेंथ है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हमारे साथ बराबर होता है हाफ ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। हाफ ऑफ लेंथ, ये बी सी मेरे साथ लेंथ है और विड्थ ए सी है। इस तरह यहाँ पे इस रेक्टेंगल में ओ ए लेंथ है और जो ए सी है वो विड्थ है, क्योंकि ए सी दोनों के लिए कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है और रेक्टेंगल दोनों के लिए कॉमन है। तो अब हमारे साथ इस डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर हो जाएगी ओ ए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ए सी विड्थ प्लस हाफ ऑफ ए सी विड्थ मल्टीप्लाइड बाय सी बी लेंथ। अब इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे ओ ए हमारे साथ बराबर है यहाँ पे देखिए वी इनिशियल के, और जो ए सी है वो हमारे साथ बराबर है टी टाइम की, ए सी टी टाइम के बराबर है। तो यहाँ पे ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ए सी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इस इज इक्वल टू वी आई, ओ ए की जगह वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी ए सी की जगह प्लस हाफ चूंकि फार्मूले का है अपनी ही जगह पर आ जाएगी। अच्छा ए सी फिर हमारे साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का है, तो हमें पता है कि ए सी हमारे साथ टाइम टी के बराबर है, ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी, तो उसकी जगह मैं टी राइट करूंगा। और जो सी बी है तो हमने पहले प्रूव किया कि सी बी लाइन सेगमेंट हमारे साथ ए टी के बराबर है, तो इस तरह हम यहाँ पे सी की जगह ए टी पुट करेंगे। तो अभी इक्वेशन हमारे साथ बन गया कि इस इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई ए टी, ये जो वी आई है वो ए की जगह है, ये टी ए सी की जगह है, प्लस हाफ अपनी जगह पर है मल्टीप्लाइड बाई टी जो है ए सी की जगह है और सी बी जो है वो ए टी की जगह है। तो ये वी आई और टी जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे हमारे साथ तो वी आई टी बन जाएगी।
लेकिन हाफ अपनी जगह पर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक टी ही है और एक टी ही है। जब हमारे साथ इस तरह क्वांटिटीज फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगी कि इनके बेसिस सेम है, तो फिर उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इस तरह ये टी और ये टी जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उनकी जो पावर 1 + 1 है वो ऐड हो जाएंगी और ये टी स्क्वायर बन जाएगी। तो इस तरह ये हमारे साथ हो जाएगी इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसी ही इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट एस, वी इनिशियल वेलोसिटी वी आई, टाइम और एक्सेलरेशन क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये सिंपली हम इसी ही ग्राफ से डिराइव कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि ये सारा फिगर लेते हैं। इसमें इसका हमें पता है कि ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो के अंदर जो एरिया आता है, उससे हमें इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें देता है। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर होता है कि इस रीजन का जो एरिया होता है, तो इस रीजन में हमारे साथ दो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स बनते हैं। एक ट्रायंगल बनता है ABC, दूसरा रेक्टेंगल OACD बनता है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हम इस दोनों के ज्योमेट्रिकल शेप जो है ट्रायंगल और रेक्टेंगल एरिया को सम करेंगे। तो जब हम सम करेंगे तो इस तरह इसमें हमारे साथ ये इसकी जो लेंथ और वेट जो है वो फिर हम पुट करेंगे। जो ट्रायंगल का अपना एरिया है वो पुट करेंगे और रेक्टेंगल का अपना एरिया है वो पुट करेंगे। तो इस तरह इससे हमें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन द फॉर्म ऑफ इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है वो हासिल हो जाएगी। और ये बात याद रखें कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो बोर्ड के पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे साथ डिस्प्लेसमेंट अननोन हो, वी इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो, टाइम दी गई हो और एक्सेलरेशन दी गई हो, तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट को आसानी मालूम कर सकते हैं। या अगर इस तरह हो कि हमें डिस्प्लेसमेंट दी गई हो और टाइम और एक्सेलरेशन दी गई हो और वी इनिशियल मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे कि पहले हाफ ए टी स्क्वायर दोनों साइड माइनस करेंगे, तो इस इज इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाएगी, और फिर टी पे दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। तो इस तरह यहाँ पे फिर हमारे साथ इस एक साइड पे वी इनिशियल रह जाएगी। तो इससे हम इस वी इनिशियल को भी बआसानी से मालूम कर सकते हैं। इस तरह टाइम टी भी बआसानी से मालूम कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन जो है वो भी बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन में कि अगर आपको एक ही क्वांटिटी अननोन हो और बाकी सारे नोन हो, तो इस एक अननोन को आप इससे बखूबी और बआसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे साथ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसका लास्ट और फाइनल फॉर्म हमारे साथ आ गया इस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।